सोचो क्या हो कि जब आपके पिता चाहते हो कि उनका बच्चा सरकारी नौकरी लग जाए और जब बच्चा सरकारी नौकरी लग गया वो खबर पहुंचाने तक पिताजी जीवित ही नहीं रहे। 2012 से और 2026 आ गया, इतना लंबा मोटिवेशन कैसे मिला? मतलब सर एक तो शिक्षा से जुड़ा रहा, मैं पढ़ाते रहे, कॉम्पिटिटिव पढ़ाता एग्जाम्स रहा के लिए। हाँ, और मैं एग्जाम देता रहा तो एग्जाम में हर बार फाइनल में रह जाता था। मतलब सीजीएल और सीपीओ की बात करूं तो वहां मुझे इंग्लिश ने परेशान किया, वो मेरा वीक में पॉइंट। रहते हो भाई, हाँ। सरकारी स्कूल में पढ़े होगे? बिल्कुल सर, तो उसमें गांव में पढ़े थे, 12th क्लास तक इतनी अंग्रेजी मतलब इतना अच्छा नहीं थी। उसके बाद सर जो है फिर हमने कहा कि ये इंग्लिश वाले एग्जाम देना बंद कर देते। फिर सीजीएल मैंने 2014 के बाद फिर भरा ही नहीं। उसके बाद तो गुरुदेव जब मैंने पहली बार 2012 में एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था, और एसएससी जीडी का जब एग्जाम दिया था तो उसमें मेरा हो गया था, लेकिन एक पॉइंट मुझे मिला था और उसमें मैं रीमेडिकल के लिए नहीं गया। सोचो क्या हो कि जब आपके पिता चाहते हो कि उनका बच्चा सरकारी नौकरी लग जाए और जब बच्चा सरकारी नौकरी लग गया वो खबर पहुंचाने तक पिताजी जीवित ही नहीं रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार और मेरे साथ है लोकेश चौधरी और ये मथुरा के रहने वाले हैं और ये बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये टीचर भी हैं। बड़ा ही लंबा संघर्ष इनका रहा है और फाइनली ये यूपी में दरोगा के पद पर मनोनीत हुए हैं और फाइनली इनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट ये रहा इनका कि जब इनका सिलेक्शन हुआ, फिजिकल हुआ, तो पिताजी हॉस्पिटल में थे। नहीं, पहली मेरिट आई थी सर फिजिकल के लिए, जो आई थी ये आई थी 7 मई, 7 मई को आई थी। तो जब मैं पापा के लिए डॉक्टर से बात करने के लिए जा रहा था आगरा, उनका एक ऑपरेशन करवाना था, मुझे परमाकैथ बनाना था, उसके लिए डायलिसिस के लिए। तो 8 तारीख को मैं उनको लेके गया। मैं कह रहा था पापा को बताऊंगा, लेकिन मैं उस दिन लेट हो गया था वहां से लौटने में, 10-11 बज गए थे मुझे डॉक्टर से बात करके आने में, तो मैं उनको बता नहीं पाया था। तो अगले दिन मैं उनको लेके गया, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं सबसे पहले वहां हॉस्पिटल में मैंने उनको भर्ती कराया। उसके बाद एडमिट कराने के बाद सर मैं बातचीत कर रहा था डॉक्टर साहब से, कुछ जांचें होनी थी, तो मुझे इधर उधर बहुत ज्यादा इधर उधर चक्कर लगाने पड़ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही कुछ दवाइयां देनी थी ऑपरेशन से पहले, डॉक्टर साहब ने बोला था कि 11 बजे ऑपरेशन करेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि 9 बजे उनको जो दवाइयां देनी थी, उन्होंने कुछ दवाइयां लगाई थी। मैं नीचे चला गया था, खाना खाने के लिए चला गया था, लेकिन उसी बीच में मेरा भतीजा है, वो उनके पास मैंने छोड़ दिया था। मैंने बोला था तुम एक काम करो, पापा के पास रहो और मैं अभी खाना खा के आता हूँ, फिर डॉक्टर आ जाएंगे, मैं अपने आप से देख लूंगा, आप नीचे चले जाना। लेकिन सर जैसे ही मैं जब तक लौट के नहीं आया तब तक मेरे भतीजे की कॉल आई कि पापा को कार्डियक अरेस्ट आया। अच्छा। और मैं नीचे से ऊपर आया बहुत जल्दी से। जब तक मैं ऊपर आया था तब तक एक उल्टी आई पापा को थोड़ी सी, और उसी में मतलब उनके लगा कि अब उनके कुछ बचा नहीं उनके। हालांकि आईसीयू में भर्ती करवाए, पूरी रात अगले दिन तक रखे, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला सर। तो कुल मिला के उनको वो खबर नहीं मिल पाई। आज वो जहां भी होंगे आपको देख रहे होंगे, बहुत खुश होंगे, गर्व होगा उन्हें अपने बच्चे के ऊपर कि इतनी मेहनत की। चलो ये बताओ, एज आपकी अभी 35 साल हो गई है ना? जी सर। और 35 साल में आप दरोगा बन गए हो, तो कितना लंबा संघर्ष है? मतलब कब से क्या तैयारी कर रहे थे? सर मैं तैयारी तो मैंने 2011 से स्टार्ट की, क्योंकि उससे पहले जब मैं हाई स्कूल किया, मैंने 2006 में हाई स्कूल किया, उसके बाद 8 में मैंने 12th किया, 11 में मैंने ग्रेजुएशन में बीसीए किया था गाजियाबाद से। लेकिन मेरी डॉक्यूमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ थी वो गलत आ गई थी, तो उसको सही करवाने में 5 साल लग गए मुझे। 5 साल लग गए? तब तक मैं कोई भर्ती ही नहीं देख पाया। अच्छा। हालांकि उस समय के मेरे साथ जो पढ़ने वाले थे मेरे दोस्त, कोई नेवी में, कोई एयरफोर्स में, कोई आर्मी में लग गया, और आज मेरा एक दोस्त ऐसा भी है जो नेवी से रिटायरमेंट आने के बाद वो फिर से मेरे साथ दरोगा में दौड़ किया उसने मेरे साथ, क्योंकि वो लग गया होगा उस समय नेवी में 18 साल का। 15 साल की सर्विस, 33-34 साल में रिटायरमेंट आ गया जी सर। और फिर उसने तैयारी की तो उसको एक आर्मी का कोटा मिल गया, तो 35 साल पे दोबारा वो नौकरी कर रहे हैं। तो सर 2011 में मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया, बीसीए किया मैंने, उसके बाद मैंने एमबीए किया। पहला साल एमबीए का हुआ तो मुझे पता लगा कि प्राइवेट जॉब बड़ा टफ मामला है, जॉब मिल भी नहीं रही है। अब मैं जॉब के लिए इधर उधर देखा भी मैंने, ताका झांकी की, लेकिन मुझे लगा कि सही कोई जॉब नहीं मिलेगी। तभी मैंने 1 महीने गाजियाबाद में, हमारे अनुज भैया पढ़ाते हैं, एक छोटा सा कोचिंग सेंटर था, हालांकि
उस क्षेत्र में वो सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है। तो उनके पास में 1-1.5 महीने पहले पढ़ा। उसी टाइम पे मैंने एक बुक आती थी आर.एस. अग्रवाल की, उसको मैंने लगभग 1 या 1.5 महीने में मतलब पूरा 2-3 बार रट दिया। 2-3 बार रट दिया। हाँ, उसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया मैथ्स पे। हाँ, उसके बाद मैंने सर से बोला, सर आप कहें तो मैं एक बैच में पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। तो सर ने मुझे शाम को खड़ा किया अपने इंस्टीट्यूट पर, तो पढ़ाने के लिए मौका दिया उन्होंने मुझे। अब जैसे जैसे मुझे परेशानियां आती थी तो मैं जो है तब उतना यूट्यूब था नहीं और उतनी वीडियोज भी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मुझे परेशानी आई, जैसे जैसे ये यूट्यूब चलना स्टार्ट हुआ, तो राकेश यादव सर का बहुत क्रेज था उस समय पे, और आज भी हाँ आज भी है। तो उस समय पे सर मैं उनकी कुछ चैप्टर्स पढ़े थे उस पे यूट्यूब पे, तो उनको मैं देख लेता था, उसको अच्छे से करता था। तो उसको मैं जब वहां बच्चों को पढ़ाता था तो उनको लगता था कि हाँ कुछ नया मिला है, बहुत अच्छा। हाँ, तो तब मैंने सर में तो वैसे ही प्रभाव जमेगा इस चीज का। तो गुरुदेव, जब मैंने पहली बार 2012 में एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था, और एसएससी जीडी का जब एग्जाम दिया था तो उसमें मेरा हो गया था, लेकिन एक पॉइंट मुझे मिला था और उसमें मैं रीमेडिकल के लिए नहीं गया। मेरे पापा ने बहुत प्रयास किया, मैंने कहा मेरा भाई भी तभी लगा था, वो मेरा भाई 10th पास था और वो सीआईएसएफ में उसको जॉब मिली थी और मेरा भी नंबर सीआईएसएफ में आया था। तो फिर दोनों घर से बाहर हो जाते। हाँ, नहीं बाहर की बात नहीं थी, मतलब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कुछ पैसे तो मैं यहाँ कमा ही लेता हूँ पढ़ा के, उतना कर ही लेता। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं अगर इतना पढ़ाया हूँ तो कुछ बड़ी नौकरी मिले पापा, तो मैं ये जीडी में ज्वाइन नहीं करूंगा। ये 2012 की बात है। जी सर। उसके बाद हमारे इतने बच्चे 2012 उस समय तो ये छोटे होंगे, 6-7 साल के बच्चे होंगे, अभी जो 18 साल के हुए। तो फिर उसके बाद आपने जीडी के बाद एक और एग्जाम दिया जो क्लियर एग्जाम देता रहा मैं, और मैंने यूपी पुलिस क्वालिफाई किया। 2013 वाली भर्ती थी, प्री और मेंस वाली, उसमें भी मेरा हो गया था, वो भी मैंने गया कांस्टेबल में। उसके बाद सर मैं सीपीओ मैंने दिया, सीजीएल भी मैंने दिया, 2014 वाला सीजीएल मैंने दिया, उसमें फाइनल से बाहर हो गया था। उसमें हालांकि मेरा एक दोस्त है, वो एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया, उसी टाइम को वो एक्साइज इंस्पेक्टर है सर, और मेरा उसमें फाइनल में नहीं हुआ था। मायने कुछ ये भी रखता था कि कैटेगरी जनरल जो है ना, जनरल कैटेगरी, उसकी वजह से मैं वहां से वापस हुआ। तो यार 2012 से और 2026 आ गया, इतना लंबा मोटिवेशन कैसे मिला? मतलब सर एक तो शिक्षा से जुड़ा रहा, मैं पढ़ाते रहे, पढ़ाता रहा के लिए, हाँ, और मैं एग्जाम देता रहा, तो एग्जाम में हर बार फाइनल में रह जाता था। मतलब सीजीएल और सीपीओ की बात करूं तो वहां मुझे इंग्लिश ने परेशान किया। वो मेरा वीक पॉइंट में रहते हो भाई। हाँ। सरकारी स्कूल में पढ़े होगे? बिल्कुल सर। हाँ, तो उसमें गांव में पढ़े थे, 12th क्लास तक। इतनी अंग्रेजी मतलब इतना अच्छा नहीं थी। उसके बाद सर जो है फिर हमने कहा कि ये इंग्लिश वाले एग्जाम देना बंद कर देते। फिर सीजीएल मैंने 2014 के बाद फिर भरा ही नहीं। उसके बाद शादी कौन से साल में हो गई? 2015 में शादी हो गई थी सर, और उसके बाद फिर मैं एग्जाम देता रहा। 2015 में मैंने गाजियाबाद छोड़ दिया। मैडम का डाइट पे एडमिशन हो गया था, डीएलएड में, बीटीसी बोलते हैं। तो जब उसमें एडमिशन हो गया था मैडम का, तो मुझे फिर मथुरा में ही जाना पड़ा, उनके साथ रहना था। तो वो सरकारी नौकरी लग पाई या नहीं? उसका सर ये है कि 2019 वाली भर्ती में, उसमें बैच में उनका जो सुपर टेट हुआ, सुपर टेट में सर ओबीसी में आते हैं हम, उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो उसमें 90 मार्क्स लाने थे। अच्छा। लेकिन समय की मार ऐसी हुई सर कि उसमें मैडम के 89 मार्क्स रह गए, एक नंबर से रह गई। उसका सबसे बड़ा दुख मुझे हुआ, इसलिए दुख हुआ कि मैं मैथ का टीचर होते हुए भी उनको 4 दिन भी मैथ नहीं पढ़ा पाया, और मुझे लगा कि शायद मैं अगर 4 घंटे भी पढ़ा देता तो इनका एक क्वेश्चन में सही करवा देता। रिग्रेट होता है, बाद में पछतावा होता है। बच्चे जब 1 नंबर से रह गए, 0.5 से सिलेक्शन रह गया, 0.35 से, 0.25 से, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, तो वो सिलेक्शन तो खैर रह ही जाता है। लेकिन सर आज हम उसी दिन से हाई कोर्ट में केस लड़े, तो वहां से डबल बेंच से 1 नंबर मिल गया सर। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने जॉब नहीं दी, और फिर से हम सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। यहाँ से भी आदेश हम ले गए 2022 में। लेकिन उसके बाद आरक्षण मैटर ऐसा फंसा उसमें कि उसकी वजह से पूरी लिस्ट ही जो है डिसमिस हो गई।
कह रहे हैं कि कोई मेरिट ही नहीं है उसकी। मेरिट नहीं है। अब उस मेरिट के चक्कर में 2026 आ गया। आज मैं आपके पास यहाँ दिल्ली में आपके साथ हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी सुनवाई हो रही है और गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बना के दी है 8,200 कुछ बच्चों की, वो उसको क्लियर करना चाह रही है। तो उसमें मैडम का आज नाम है। तो फिर देखो, लड़ाई जब लड़ोगे ना, समय तो जरूर लगता है पर फल जरूर मिलता है। जी सर। देखो ना, 35 साल की उम्र में भाई जो है ये अब सिलेक्शन इनका हुआ और 14 साल का एक लंबा सफर रहा, तैयारी रहा, पढ़ाया, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, फाइनेंस की दिक्कत आती है गांव देहात के अंदर, क्योंकि बेसिक व्यवसाय क्या है, पिताजी खेती करते हैं। क्या है? पिताजी खेती करते थे। खेती करते हैं। तो खेती भी सर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा था। मेरे पापा 5 भाई थे, तो खेती बढ़ जाती है। हम भी 4 भाई हैं, तो इतनी जमीन भी नहीं हो सकती कि अब वो बढ़ती थोड़ी रहेगी, घटेगी जमीन। और बस लास्ट में इतनी है कि गुजारा भी मुश्किल हो जाता है। तो यार मथुरा में तो मैं जाता हूँ, जैसे कभी वृंदावन चले गए, कभी गोवर्धन जी की परिक्रमा पे चले गए। जी सर। हम जाते हैं ना, तो मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि 15-20 कदम चले और बच्चा ना मिले। जी सर। मिल जाते हैं वहाँ कैरेविल से, मतलब इतने पड़े हुए हैं। तो आपके हिसाब से कैरेविल का कितना होल्ड होगा उस क्षेत्र में? देखिए सर, कैरियर विल तो घर घर है, मैंने देखा है। बच्चा भले ही ऑफलाइन पढ़ रहा है, लेकिन उसके आप मोबाइल में देखोगे तो कैरियर विल मिलेगा आपको। मैं बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ और देखता भी रहता हूँ, तो ये समझ लो कि कोई ना कोई एक बैच कैरियर विल से बच्चा लेके रखता है हर समय। हालांकि मैं भी कैरियर विल से बैच लेके रखता हूँ। हाँ, अभी भी मेरे पास 2 बैच हैं जो मैंने परचेज कर रखे हैं। और सर, जब मैं पिछली बार यूपीएसआई फाइनल आउट हो गया था, पिछली बार भी, तो मेरी माँ का कहना था, बेटा तू कैसे भी करके दरोगा बन जा। गांव में लगता ना कि दरोगा पता नहीं क्या चीज है, और माँ को ऐसे ही लगता था कि बेटा तू दरोगा बन जा। मैंने कहा इस बार योगी बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं एज में नहीं था, और वो जो 3 साल की एज की छूट मिली, हाँ, उसमें मेरा फॉर्म भर गया। उसी दिन, जिस दिन मैंने फॉर्म भरा था, उस दिन मैंने कह दिया था, माँ इस बार इसको जाने नहीं दूंगा। 27 + 5 + 3 में आ गए। जी सर। हाँ, उसमें मैं आया तो उसमें मेरी एज उसमें हो गई। इसके लिए तो योगी बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब यूं लगा तो कि भाई अब एज के, अब मैंने फॉर्म भर दिया, तो उस दिन से तो लगन आ गई होगी कि इस बार तो क्लियर करना है पेपर। मैंने उससे पहले ही छोड़ दिया था पढ़ाना। मैंने कहा अगर मुझे सफलता चाहिए, क्योंकि परेशानियां बहुत आ रही थी, उतना पैसा नहीं कमा पा रहा था। छोड़ दिया था लगभग सर ये समझ लीजिए पिछले 2 साल से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। 2 साल से सिर्फ तैयारी? हाँ, अब 2-3 महीने से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, 2 महीने से, लास्ट 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ। उसके लिए मैंने कहा था, जैसे मैं यूपीएसआई में फाइनल आउट हो गया था सर, ऐसे ही एनटीपीसी CBT 2 में फाइनल में बाहर हो गया था पिछली बार जब हुआ था। तो उसमें मैंने कहा था CBT 2 मतलब एनटीपीसी की वैकेंसी आई है फिर से रेलवे में। यूपीएसआई में तो पता ही नहीं था मुझे कि एज में छूट मिलेगी। तो मैंने एनटीपीसी के लिए सर कोचिंग पढ़ाना छोड़ दिया, और मैंने कहा इस बार एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है। उसके लिए मैंने कैरियर विल का एक बैच लिया, और मैंने कहा इस बार तरीके से पढ़ाई। हालांकि परेशानियां चल रही थी, इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मैं मतलब शादी हो गई मेरी मिसेज का रहा। उन्होंने कहा कि चाहे कैसे भी व्यवस्थाएं बनानी पड़े, लेकिन देखो मेरा भी नहीं हो पा रहा है और आपका इधर भी मतलब अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आप कैसे भी करके एक गवर्नमेंट जॉब ले लो। कहीं से भी व्यवस्था होगी, मैं अपने पापा से बोलूंगी, कहीं से कोई पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसकी व्यवस्था करूंगी। तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ाना छोड़ देता हूँ फिर। तो मैं पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने आपसे बैच लिया। उसके बाद पूरे जीएस का एक एक नोट्स बनाया मैंने, जो कि अब जब से पहले मैंने कभी नोट्स नहीं बनाया था। ऐसे ही पढ़ता था, एग्जाम देने चला जाता था, क्योंकि साथ में कुछ ना कुछ सहारा मिल रहा था। 10-20 हजार रुपए 50 हजार रुपए कमा लेता था, तो ऐसे लगता था ठीक है चल रहा है लाइफ, है ना। ऐसे लगता था मैडम की नौकरी लगने वाली है, ऐसे ही काट लेंगे। लेकिन जब एक समय ऐसा आया कि सर ऐसे लगने लगा कि अब ना तो कोचिंग रहेगी और मैडम की जॉब बहुत मुश्किल लग रही है, तो इसलिए मैंने बैच लेने के बाद फिर मैंने पढ़ाई की। और आप रीजनिंग करवाते थे, आपने कई बार नोटिस किया था और नाम भी लिया था मेरा कि जब मैं क्वेश्चन करता था कि हाँ भाई लॉ के इसका आंसर आ गया सब। हाँ, याद आ गया मेरे को। लॉ के हर दिन कमेंट रहता था जी सर। हाँ, मतलब और संदीप सर पढ़ाते थे मैथ। संदीप सर ने एक दिन कहा था, जैसे ही मतलब एवरेज करवा रहे थे वो, तो मतलब मैं हमेशा से ही क्वेश्चन, देखो मैं मैथ पढ़ा भी रहा था और साथ में पढ़ भी रहा था। और ये तो ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। नहीं सर, अभी ये पिछली बार जो अभी फाइनल हुई है, लोकेश का कमेंट रहता था, ध्यान आ गया। तो संदीप सर कह रहे थे
वाह भाई लोकेश, तुम्हारा मैथ तो बहुत गजब का है। हाँ, तो संदीप सर से बात भी हुई मेरी कई बार बीच में। तो सर इस तरीके से चलता रहा। इसमें सफलता में ये समझ लो कि देखो माँ बाप तो सबके साथ देते ही हैं। इधर मेरे सास ससुर जो हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा है, और सबसे पहले नंबर पे तो मेरी मिसेज ही हैं जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। हालांकि देखिए सर, शहर में रहना इतना आसान नहीं है। मेरी बेटी भी 3rd क्लास में पढ़ती है, उसकी भी अच्छी खासी फीस है। सेंट फ्रांसिस स्कूल है एक मथुरा में, तो मैंने उसको भी ऐसे पीछे नहीं कभी सोचा कि भाई किसी सस्ते स्कूल में करवा देते हैं। मैंने कहा बेटा तुम पढ़ो, जो भी होगा, अब जो भी कुछ भी होगा, चाहे कहीं भी प्राइवेट करनी पड़े, अगर गवर्नमेंट नहीं लगेगी तो जितना भी कर्जा होगा उतारेंगे, लेकिन बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकने देंगे, इसकी पढ़ाई अच्छे से करवाएंगे। अच्छा, कैरियल पे बोलते हैं कि सर आप लोग कमेंट का रिप्लाई देते, भाई ऐसा हुआ? हमने कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। मैं तो खासकर बड़ा अलर्ट रहता हूँ कमेंट को लेके। नहीं, मतलब मैंने तो जब पूछा, जब मुझे कमेंट का रिप्लाई मिला। हाँ, बच्चे का अगर डाउट होता है और सीरियस अगर कोई डाउट होता है तो उसका हम जवाब जरूर देते हैं। बिल्कुल। बाकी अगर नाम बुलवाने के लिए बच्चा कई बार बोलता है सर रिकॉर्डेड पड़ा, रिकॉर्डेड, तो हम उसे अवॉइड करते हैं कि भाई वो सोच रहा है कि उसका नाम ले दे और हम लाइव चल रहे हैं। अब नहीं, उस तरह के बच्चे आते रहते हैं बीच बीच में। जब मैं पढ़ता था आपसे सर अभी एनटीपीसी के लिए, तो बहुत बच्चे ऐसे थे, मतलब फालतू का कमेंट आप कहते भी थे कई बार बीच में, अबे यार पढ़ने पे ध्यान दे लो, ये कमेंट बाजी से कुछ नहीं होगा, नाम ले दूंगा मैं आपका तो क्या हो जाएगा उससे, नाम बनाना पड़ेगा। हाँ, तो लोकेश ने तो भाई देखो नाम बना लिया है। जो बच्चे सर मैं आपको बताऊं, 2014 में जब मैं सीजीएल दिया था तो मेंस में मैथ आता है। हालांकि मैं मैथ पढ़ता था। मैं राकेश यादव सर का पैरामाउंट कोचिंग होती थी उस समय पे, राकेश यादव सर का बैच लेने के लिए इतना उतावला था, लेकिन उस समय पे बैच पूरा फुल हो गया था। हम सारे वहीं पढ़ाते थे। हाँ, फुल हो गया था। उस बैच में जगह नहीं मिली थी सर मुझे पढ़ने के लिए 2014 में। हाँ, तो मुझे लग रहा था कि, और मिलने की बहुत चाह थी राकेश यादव सर से कि कैसे भी मिलने एक बार, है ना। और आज मुझे पता थी कि ये सारी चीजें जो है, आप सफलता प्राप्त करो, आप जहां भी जाओगे सम्मान मिलेगा। और ये वो दिन था कि मैंने कहा कि कल मैं जब कह रहा था मैडम से, मैंने कहा कैरियरविल से कॉल आई है और ऐसे ऐसे सर हैं वहाँ, और दोनों सर मिलेंगे, अरुण सर और राकेश यादव सर, और इंटरव्यू होना है वहाँ। तो ये समझ लीजिए सर, पिछले 2 साल से मैंने एक कपड़ा नहीं खरीदा। मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ कपड़े का और जूते का, लेकिन मैं 2 साल से ना कोई कपड़ा ना कोई जूता खरीदा हूँ, क्योंकि इनकम का सोर्स था नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या थी। उसके बावजूद कल जब मैंने मैडम को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, मैं 2014 में पढ़ना चाहता था राकेश यादव सर से, और उस समय में मुझे बैच में जगह नहीं मिली थी, तो मैडम ने कहा ठीक है आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा। कल उन लिस्ट आई थी तो उनका भी नाम उसमें था, तो उनको भी ऐसा लगा कि आपकी भी जॉब लग गई है और मेरी भी लगने ही वाली है। तो देखिए ऐसा है कि वो घर चलाती हैं, कहीं से भी व्यवस्था करती हैं, कुछ भी 2, 4, 10, 5 हजार रुपए अपने पास रखती हैं। तो नई ड्रेस ली ने। कल जो है सर आपसे मिलने के लिए उन्होंने बोला चलो आज आपको एक जोड़ी कपड़े दिलवाते हैं। तो सर ये जो कपड़ा पहना हूं मैं और जूते, हाँ, तो कल ही नए खरीदे, तैयार करके भेजा। बिल्कुल। हाँ। चलो देखिए सर, शहर में पली बड़ी मेरी मिसेज जो है, इंदौर में जन्म हुआ, वहीं पापा उनके पुलिस में, और शहर से ही पढ़ाई की। मैं तो गांव से था, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे साथ बहुत स्ट्रगल किया है। अगर उनकी जगह कोई और, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कि शादी हो गई तो जीवन साथी अगर काबिल हो और आपको सपोर्ट करे ना, तो आप उसके बाद भी गवर्नमेंट जॉब में बढ़िया मतलब तैयारी के साथ एक मुकाम हासिल कर सकते हो। इसका एग्जांपल मैं हूं आपके सामने। क्योंकि बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैं जॉब करता हूं, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। तो खासकर ये स्टोरी उन बच्चों के लिए है कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ भी इन भाई की दिक्कत है, लेकिन इनका बड़ा योगदान रहा सास ससुर की तरफ से। देखो खुद पे विश्वास हो, और आपको पता है कि आपके सास ससुर आपका 1-1.5 साल के लिए जो है वो घर चलाने में मदद कर देंगे। बाद में जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आप उनके पैसे लौटा सकते हो, क्योंकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं 1 साल के अंदर इतनी मेहनत कर दूंगा कि तब तक मैं अपने शौक कम कर दूंगा, अपने खर्चे कम कर दूंगा, मैं अपने खुद पर इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं उन चीजों को दूर रहूंगा, मूवी नहीं देखेंगे, घूमने फिरने नहीं जाएंगे, थोड़े में अपना घर चला लेंगे। और उस थोड़े को जब वो समय आएगा ना, तो भगवान उसका कई गुना लौटा देता है। तो प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आपके सामने, और मिसेस की भी इनकी जॉब लग जाएगी। हमारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद साथ है, जरूर लगेगी। चाहे आपके साथ आपके कोई स्टूडेंट भी है, वो पढ़े हुए हैं आपसे, कौन आया साथ में? हाँ, वो मेरे पास अभी कोचिंग ले रहे हैं, बुलाना इस बार यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है लड़का। तो ये देखो भाई, ये बच्चों को पढ़ाया। अच्छा, बच्चों को पढ़ाना भी एक पुण्य का काम होता है। जी सर, है ना। और आपसे भी पढ़े हुए बच्चे लग गए होंगे, और हमारा तो खैर रिजल्ट रहता ही बहुत बढ़िया है। देखिए आप
ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ऑफलाइन में उतना बच्चा नहीं होता है। हाँ, ऑफलाइन में बच्चा थोड़ा कम रहता है। लेकिन 2 बैच अभी यूपी पुलिस के ऐसे निकाले थे मैंने कि लगभग 55 बच्चे पढ़ाता था। उसमें से एक बार 37 बच्चे भर्ती कर दिए थे और एक बार 38 बच्चे सेलेक्ट कर दिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मथुरा में अगर मैं ऑफलाइन खोल दूं तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा? सर अगर आप ऑफलाइन खोलेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी कोचिंग रन करेगी। खोल दें वहां फिर? खोल दो। बच्चे आ रहे हैं वहां, उधर डिमांड कर रहे हैं। बच्चे आते हैं सर। हाँ। तो बच्चों आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर मथुरा हम प्लान करें ऑफलाइन के लिए, खुद मैं पढ़ाने जाऊंगा, अरुण सर हिंदी पढ़ाने जाएंगे, और कभी कभी बीच में राकेश यादव सर को ही बुला लेंगे। आ जाओ भाई, ये भाई को रहा है हमारे साथ, ये बस बेटा ये इनके शिष्य हैं, है ना। अब मुझे तो लगा यार अब ये 18 साल का भी नहीं हुआ, मैंने कहा भाई पहलवानी करना तो है, पहलवान वाली कद काठी है इस भाई की। तो आप इनसे पढ़ रहे हो, कितने टाइम से पढ़ रहे हो भाई? 4 महीने हो गए पढ़ते। 4 महीने हो गए इनसे पढ़ते पढ़ते। तो ये बताओ कि लक्ष्य क्या है, मतलब कांस्टेबल जाना है, दरोगा बनना है, क्या करना है? अभी तो फिलहाल लक्ष्य ये है कि अभी तो पहले कांस्टेबल की उम्र होगी, उसके बाद फिर एसआई की उम्र होगी, तो सबसे पहले यही है कि कांस्टेबल हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो दरोगा तो है ही। दरोगा तो है ही। तो भाई देख लो, ये इनसे पढ़े और ये भाई हमसे पढ़े, तो कहीं ना कहीं एक चेन बनती है, और इनका सिलेक्शन हुआ इस भाई का, और इस भाई का भी जरूर होगा। तो फिर इकट्ठा इंटरव्यू शूट करेंगे। ये भाई भी साथ में आया था, उस समय तैयारी कर रहा था, हम ये वीडियो भी दिखाएंगे। ठीक है, अब तो मोटिवेशन डबल हो जाना चाहिए कि गुरुजी इतनी मेहनत करेंगे 8, 10, 12 घंटे, क्योंकि ये जो आपके गुरुजी इनका भी नाम रोशन करना है ना। आपका भी करेंगे सर? आप बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है सर कि सफलता में आपके पास कितने पॉजिटिव लोग हैं आसपास, ये सबसे बड़ा मायने। हाँ जी। तो आपको और थोड़ा आसान हो जाएगी आपकी सफलता। जैसे मैं मथुरा में रहता हूँ, वहां जिनके पास मैं रहता हूँ, लगभग 11 साल से मैं जिनके पास हूँ, वो फैमिली की तरह मुझे मानते हैं, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। लगभग बीच में ऐसा भी लगा कि सब कुछ लुट गया, और मेरे ब्रज किशोर सैनी भैया हैं, उन्होंने इतना सपोर्ट किया, मतलब मेंटली सपोर्ट, और हर तरीके से सपोर्ट करते रहे। और सर ऐसा होता है कि मैं किसी के यहाँ रह रहा हूँ तो उनको केवल और केवल अपना रेंट चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो दोनों भाई हैं, राजू सैनी और किशोर सैनी, उन्होंने इतना सपोर्ट किया, मेंटली सपोर्ट किया। जैसे जरूरत पड़ी मैंने पूरा उनका हॉल पढ़ने के लिए 1.5 साल में छोड़ा है। तो कुल मिला के ये है कि अगर मन में लगन हो, जिज्ञासा हो, तो भगवान भी मदद करते हैं, आपके आसपास के लोग भी मदद करते हैं, रिश्तेदार भी मदद करते हैं। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सकारात्मकता के साथ आप जो है तैयारी। देखो आपका तो सफर रहा 12-14 साल लग गए इस मुकाम पर पहुंचने में। आप एक बात बताओ, अब तो आप टीचर भी हो, किसी बच्चे को अगर 1 साल के अंदर वो मुकाम हासिल करना है तो क्या प्लानिंग रही, उसकी क्या स्ट्रेटेजी रही? 1 साल है, मान लो ये लड़का है, अब ये आपसे पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, तो 1 साल में इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर जैसे हमसे उसने बैच ले लिया, किसी भी कहीं से भी बैच लिया, क्या वो रखे? क्योंकि आपने तो कैरियर का बैच लिया जी सर, तो उसको कैसे मेंटेन करे, कैसे मैनेज करे, ताकि वो 1 साल के अंदर या अगले 1 और साल 2 साल के अंदर वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके? देखिए सर, अगर बच्चा थोड़ा एक्टिव है तो 1 साल उसके लिए सफिशिएंट है, लेकिन उसमें उसको कोई भी कच्चा लालच नहीं आना चाहिए। कच्चा लालच से मतलब है कि कहीं 2, 4, 10, 5 हजार रुपए कहीं कमाने लगे, तो वहां जो है पढ़ाई का जो एक सुरूर होता है ना, वो थोड़ा हल्का हो जाता है। और हल्का हो जाता है तो कंपटीशन इतना ऊपर चढ़ गया है कि जैसे ही आपका सुरूर हल्का हुआ तो समझ लो कि आप कंपटीशन में कहीं हो नहीं। तो मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा है, अगर उसने मन लगा के सारे नोट्स वोट्स तैयार करे, अगर फ्रेशर बच्चा है तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 साल मान लेते हैं, क्योंकि उसको नोट्स तैयार करना और 6-7 महीने उसको अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, इतने समय में उसको आराम से सफलता मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए उसको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ यार दोस्त छोड़ने पड़ते हैं। देखो मेरा सर्कल तो बहुत बड़ा था, हालांकि 1.5 साल से मैं तो फोन ही करना बंद कर दिया लोगों को, और मेरे पास अपने आप से 2-4 महीने में फोन आने भी बंद हो गए। सही बात है, कि कल जो बच्चा उसने कहा गुरुजी 6 महीने से फोन का रिचार्ज, इनकमिंग खत्म थी, आउटगोइंग तो बात छोड़ी, इनकमिंग भी खत्म थी। 6 महीने बोला मैंने रिचार्ज ही नहीं किया। जी सर। हाँ, अब बोला रिचार्ज करूंगा, फोन आएंगे, कहाँ है, क्या कर रहा है, तो बोला मैं तो ऐसा कट ऑफ हो गया सोशल मीडिया से, दोस्तों से, और मैंने तो खुद को अंडरग्राउंड कर लिया, बंद कर लिया, और बोला रिजल्ट आपके सामने है। जी सर। तो त्याग देना पड़ता है, चीजों में बलिदान देना पड़ता है, और तैयारी कोई भी कर सकता है यार, ऐसा नहीं है, इसके ये मायने नहीं है। अच्छा ये बताओ भी लोकेश, 10वीं 12वीं में एवरेज स्टूडेंट रहे या ब्रिलियंट रहे? जैसे हम तो एवरेज स्टूडेंट थे, हम किसी ब्रिलियंट में नहीं थे, और अपना तो एक ही था, जब पेपर होता था ना तो लास्ट के 2 दिन में तभी पढ़ता था सर। मैं भी ठीक नंबर ले आते थे उसी में,
अब मेरी बहन लगातार पढ़ती थी। हाँ। और मेरी Average सबसे पहले सरकारी नौकरी लगी, उसकी कई साल बाद लगी। तो जी सर। कैसे बच्चे थे? सर मैं मतलब इतना इंटेलिजेंट भी नहीं था, एवरेज ही मानो। हम्म, इंटेलिजेंट तो अलग ही होता है खैर, लेकिन उतना नहीं था, लेकिन हाँ ठीक थे पढ़ने में, रुचि रखते थे। तो मतलब सबकी नजर में भी रहते थे कि हाँ हम अच्छा पढ़ते हैं। और उस समय पे बहुत छोटे से थे, 10वीं 12वीं पास की थी सर। तो ज्यादा कुछ किसी से कहने से मतलब भी नहीं था, अपना पढ़ने से ही मतलब था। हाँ, तो एवरेज स्टूडेंट रहा हूं सर। एवरेज स्टूडेंट है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। आप भी बहुत सारे बच्चे जो इंटरव्यू देख रहे होंगे भाई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम है, अंग्रेजी में दिक्कतें आती हैं, ये सभी के साथ है, कोई नई बात थोड़ी है। और कैरेबिल में हम इतना बेसिक से पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ेंगे तो इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आपको लगेगा कि आप शुरुआत कर रहे हैं। मैथ्स पढ़ेंगे तो इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ेंगे तो बिल्कुल हम जीरो से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। तो इसलिए क्या है कि हम तो बहुत बढ़िया कंटेंट आपको दे रहे, आप पढ़ने वाले बनिए। आपको ये देखना कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कितने दिन में सरकारी नौकरी अपने माँ बाप को सौंप देनी है। कि देखो मैंने एक प्रण लिया था आप लोगों से, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मम्मी पापा को बोल दो कि मुझे 2 साल का समय दे दो बस, और 2 साल के समय में जिस पोस्ट पे कहोगे उस पोस्ट पे मैं आपको सिलेक्शन दूंगा। अंदर से इतनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और ज्यादातर बच्चों के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। और फीस भी वही हमने कैरेबिल में मेरे ख्याल सबसे थोड़ी है, थोड़े से में हम बैच पढ़ा दे रहे हैं, 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। हाँ सर, लगभग 800 या 900 रुपए फीस होती है। हाँ, और 1 साल के लिए वैलिड और होता है। इतने टीचर पढ़ा रहे हैं उस पे। ये मैंने देखा सर, एनटीपीसी का बैच लिया मैंने, यूपीएसआई का भी बैच लिया था। हालांकि नोट्स में पहले ही बना चुका था, तो उतना मैं यूपीएसआई बैच से नहीं पढ़ा था, लेकिन एनटीपीसी बैच से मैं सब कुछ पढ़ लिया था पहले ही। तो उसमें मैंने देखा था कि एक तो क्लासेस कौन से वाला लिया था? उसमें रीजनिंग आप ही पढ़ा रहे थे? उसमें मैं ही करा रहा था, सारे बैचेस में मैं ही था उसमें। जो एनटीपीसी अभी फाइनल हुआ है, जिसका आप ज्वाइनिंग होगा, है ना, अभी तो जो उसके बाद आ गई है एनटीपीसी में, तो उसमें तो केवल CBT 2 की डेट आई है शायद, या हो गया है। तो ये देखो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था, जी तो सर। मैं यहाँ पे आपने देखा मैं SSC के भी क्वेश्चन कराता था, जी सर। CHSL के भी कराता था, हाँ। MTS के भी कराता था, GD के भी कराता था, UPSI का उठा, कभी DSSB का करा देता था। हम्म। तो उससे एक फीडबैक बताओ कैसा लगता है जब हम बच्चों को मल्टीपल सवाल अलग अलग एग्जाम के उसी टॉपिक के करा रहे हैं? देखिए सर, ये कंपटीशन है, बच्चा एक फॉर्म तो भरता नहीं, जो भी फॉर्म भरता है और जो भी निकलता है उसको भरता है। तो इसलिए सबसे बड़ी अच्छी बात है कि सभी क्वेश्चंस का जहां भी जैसे भी एग्जाम में पूछा गया, उसका कॉम्बिनेशन जो बना के आप देते हैं, तो उससे लगता है कि कहीं भी किसी भी एग्जाम में देने जाएंगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा अपना। तो ये इसका बेनिफिट ये है सर कि अगर आप ज्यादा क्वेश्चन ला रहे हैं कहीं से, तो मेरा मानना है कि कोई भी एग्जाम देने जाओ और अच्छे से करके आओ। विश्वास बन जाता है बच्चे में, पूरा विश्वास है कि दिल्ली पुलिस के भी कर लिया हमने, हाँ। हमने CGL भी कर लिया, हमने CPO भी कर लिया, तो इस लेवल के प्रश्न आएंगे और हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे। जी सर। तो भाई ये जो आपके शिष्य हैं, चेले हैं, इनको कब तक मानने हैं कि सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे? कितना टाइम बोल के जाना पड़ेगा? ये थोड़ा हैवी हो गया है पहले, लेकिन तो कर लेगा फिजिकल में तो कोई नहीं, वैसे थोड़ा हैवी हो गया है। लेकिन इससे 2 बड़े भाई हैं, दोनों आर्मी में, एक नेवी में एक आर्मी में। और अब इसका ही नंबर है, एज इसकी ज्यादा है नहीं, अभी तो इसकी एज कंप्लीट हुई नहीं, अभी 18 हुई नहीं है। जैसे ही इसकी 18 होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं इसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो विश्वास आएगा भाई, गुरु जी भी दरोगा हो गए। ठीक है, चलो मिलेंगे हम तुमसे। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है भाई, मेहनत करना। ठीक है, तो लोकेश भाई बताओ, आप तो खैर टीचर भी हो गए, बहुत एक्सपीरियंस हो गया, ये बच्चे पूछते हैं इनको तैयारी घर बैठ के करनी चाहिए, लाइब्रेरी जाके करनी चाहिए, कहाँ तैयारी करनी चाहिए? देखिए सर, मेरा मानना तो ये है, अगर किसी के पास घर में जगह है तो घर में बैठ के ही तैयारी करें। लाइब्रेरी में हालांकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन वहां कभी कभी अपना एक आध दोस्त पहुंच जाता है ना पढ़ने के लिए, तो ऐसा होता है कि आप ना चाहते हुए भी 10-20 मिनट कहीं ना कहीं खराब कर देते हैं उसके साथ। अगर आपके घर में स्पेस है और आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो अपने घर से अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। और हम ये कहते हैं भाई देखो, 8 घंटे 12 घंटे की भी पढ़ाई नहीं, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं ना, मन लगा के, रुचि लेके, तो जो आपने 6-7 घंटे में कवर किया वो 10-12 घंटे की बराबरी कर जाता था। गुरुदेव, लास्ट के 1 महीने जब एग्जाम की डेट आ गई, जो भी मैं पढ़ लिया था वो पढ़ लिया था। लास्ट के 1 महीने में पढ़ाई नहीं हो पाई मेरी। उसमें पापा की तबीयत खराब हो गई थी, तो दिल्ली में, यहाँ बत्रा हॉस्पिटल है दिल्ली में, उसमें भर्ती कराए थे और मैं ही उनके पास रहता था। तो हॉस्पिटल में रहने के साथ साथ पढ़ाई होना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इधर उधर भगना। एक नॉर्मल पेशेंट है ठीक है, लेकिन मेरे पापा की दोनों किडनियां खराब थी, उसके लिए मुझे हर समय एक्टिव रहना पड़ता था। हालांकि मैं कोशिश करता था कि कुछ पढ़ लूं, जैसे कोई मॉक टेस्ट लगा लिया बैठे बैठे,
हिंदी का लगा लेता था, क्योंकि कॉपी पेन पर लिखना पड़ेगा मैथ रीजनिंग के लिए, तो उसको उस पर मैं ज्यादा जोर भी नहीं दे रहा था। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा टारगेट था जीएस वाला पोर्शन, क्योंकि पिछली बार मेरे यूपीएसआई में 40 में से 18 ही क्वेश्चन ठीक हुए थे। अगर वहां 20 क्वेश्चन हो गए होते तो मैं पिछली बार ऐसा ही बन गया होता। तो इस बार मेरे ख्याल से रीजनिंग में पूरे निकाल दिए होंगे। रीजनिंग में 39 क्वेश्चन है गुरुदेव। हाँ। एक क्वेश्चन ऐसा कि मुझे लग रहा था कि मतलब ऐसा हो जाता है एग्जाम में कभी कभी कि कोई क्वेश्चन आते हुए भी आपको ऐसे लगने लगा ये कितना बड़ा क्वेश्चन है। हम भी पढ़ाते पढ़ाते कई बार हो जाती है। एक क्वेश्चन आया था रोमन नंबर्स का, रोमन नंबर, और मैं उसको देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कई हजारों में रोमन नंबर दे दिया इन्होंने तो। लेकिन सब एग्जाम से जैसे ही मैं निकल रहा हूँ उसको मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, अरे वो 40, 50 और 60 वाला रोमन नंबर सीरीज थी और वो मेरे दिमाग में नहीं चढ़ी, और वही क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। 39 क्वेश्चन है मेरे, 40 बनने थे पूरे। 40 बन जाते। मैथ में 40 है मेरे, ठीक है। और हिंदी में मेरे 36 है सर, 36 नंबर आए। और जीएस में मेरे 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन, 145 क्वेश्चन बने सर मेरे। टोटल रॉ स्कोर कितना था पहले आपका? 145 ही था। अच्छा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद? नॉर्मलाइजेशन के बाद अभी किसी को पता नहीं लगा, हालांकि 362.5 मार्क्स बनते हैं 145 क्वेश्चन के, और मेरिट अगर 69.26 पे लगी है, तो इसका मतलब वहां से लाएंगे तो हम खींच के 7 नंबर तो मिला ही मिला है, मिल गया आपको नॉर्मलाइजेशन। और उसमें भी सर अगर मैं मानूं तो ओबीसी में मेरिट लगी है 369.26 पे, तो उसमें सर मेरी जो ओबीसी में रैंक है वो 233 है, और ओबीसी में बच्चा भर्ती हुआ है लगभग कितना 1200 करीब। तो 1200 में अगर 233वां नंबर है तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन और भी मिला है। तो यार ये बच्चे कह रहे धरना प्रदर्शन के लिए बोल रहे थे लखनऊ, चलो इको गार्डन प्रोटेस्ट करेंगे, इस भर्ती में बहुत धांधली हुई है। तुम्हें लगता है भी तुम तो रहे हो, टीचर भी हो, क्या ऐसा रहा है सिस्टम के अंदर धांधली हुई या फेयर सिलेक्शन रहा? क्योंकि ये सवाल मैंने हर बच्चे से पूछा। सर कुछ चीजें आती हैं निकल के, तो जब ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो मिस्टेक है, व्यवस्था में कुछ तो गड़बड़ है, व्यवस्था में कुछ तो गड़बड़ है। ये कहते हैं गांव में बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि अगर किसी की कोई अफवाह है ना तो उसमें कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो रहा होगा, तभी नाम निकल के आता ना कि भाई ये एग्जाम में गड़बड़ कैसे हो गई। और एग्जाम में गड़बड़ अगर कहीं ना कोई चीज घूमी है तो इसी वजह से लगता है कि बच्चे बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उनकी नजर में कोई ना कोई होता है, इसी वजह से बच्चे बाहर आते हैं। हाँ, सिस्टम में कोई ना कोई लोच है, कोई ना कोई पेच ढीला है, जिसकी वजह से ऐसी चीजें होती हैं। और बताओगे लोकेश, क्या बताना चाहोगे? हम तो बस बड़ा अच्छा लगा कि भाई एक शिक्षक जो है वो इतने साल से पढ़ा रहा था। अब ये समझ लो जैसे मैं ही सरकारी नौकरी का अवसर मिले और मेरी इस उम्र में लग जाए, हालांकि अमन तो बहुत पहले ही छोड़ दी थी अपनी, लेकिन ये भी एक अलग रुतबा होता है, एक चाव होता है कि भाई एक बार जीवन में सरकारी नौकरी आना जरूरी है, और अभी बन चाहिए पोस्ट मिल जाए तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, जीवन बहुत आसान हो जाता है। जॉब गुरुदेव 2012 में ही मिल गई थी। लेकिन उसके बाद प्रयास करते रहे, शायद अभी हमको लगना था। मेरा मानना यह सर, मैंने जो निष्कर्ष निकाला अपने जीवन में कि कुछ सफलताएं जब मिलती हैं तो वो आपसे उसकी कीमत चुका लेती हैं, और वही काम मेरे साथ हुआ। शायद 2012 में मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं की थी सर, या 2013 वाली भर्ती यूपी कांस्टेबल वाली 2014 में इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि मेरे पिता के जीवन में शायद उनके सामने मेरी गवर्नमेंट जॉब थी ही नहीं। और मेरी जॉब देखिए, अभी मेरे पापा को लगभग 3 महीने नहीं हुए और आज 3 महीने बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। और मेरा मानना यही रहा कि मुझे केवल और केवल ऐसा लगा कि ये कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी, तब जाके कहीं सफलता मिली। दूसरी बात क्या है कि जो पिता के जाने से माताजी दुखी हैं जी, उसकी भरपाई कहीं ना कहीं इस जॉब ने तो कुछ हद तक तो की होगी, खुश होंगी वो। हाँ, बहुत खुश हैं, लेकिन बस एक ही बात ये रहती है कि बेटा अगर आज तेरे पापा और होते तो बहुत कुछ अच्छा होता। पापा का तो ऐसा अगर आज वो बीमार भी होते ना और ये खबर मिल जाए तो आधे ठीक तो वैसे ही हो जाते, बिल्कुल हो जाते, वो घर ही आ जाते। अगर हॉस्पिटल भी होते तो घर आ जाते ठीक हो गए। इतना मनोबल मिल जाता है जब बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लगती है। तो इतने साल का संघर्ष रहा, इतनी सारी चीजें रही, मोटिवेशन आपने कहा कि मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से बना रहा, लगातार घर वालों की तरफ से मोटिवेशन रहा, पत्नी ने प्रेरणा दी। तो कई बार तो यार जीवन में लगता होगा ना कि यार अब छोड़ दो, अब मैं क्या करूंगा इस उम्र में जाके, मेरा मन नहीं है, अब नहीं है, बहुत तैयारी कर ली, अब कंफर्ट जोन ठीक है कि मैं कमा रहा हूँ 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए भी हो सकते हैं, कभी हो जाए 70-80 हजार हो जाए। हाँ, ऐसा ही रहता है ऑफलाइन में तो सर। हाँ, अब पढ़ा रहे हैं, इतनी सैलरी मिल रही है आपको, तो फिर कैसे वो मोटिवेशन बना रहा है यार करना ही है।
सर देखिए 2021 वाली जो भर्ती थी यूपीएसआई की, उसमें जब मेरा फाइनल नहीं हुआ था तो मुझे बड़ा बुरा लगा। ऐसे लगा अब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, कोई काम देख लेते हैं। हालांकि कुछ बच्चे जुड़े हुए थे तो उनके कॉल्स आने लगे, सर कोचिंग स्टार्ट कर लो, पढ़ाना है। तो पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन मन नहीं लगता था। उसके बाद सर सारी चीज़ें एकदम खराब होती जा रही थी। इधर पापा की तबीयत जैसे ही खराब हुई तो मुझे लगा यार बड़ी समस्या आ जाएगी ऐसे तो। इधर फैमिली भी ठीक से नहीं चल पाएगी, उधर वहाँ भी। तो सर इतनी परेशानी आने लगी तो मुझे लगा कि अब कहीं ना कहीं कुछ दिन का संघर्ष करना ही पड़ेगा, और ये संघर्ष ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि जीवन दोबारा से जिया जा सके। उसमें क्या रहा सर कि मुझे घर से प्रेशर नहीं रहा। घर से प्रेशर ये नहीं रहा कि जैसे पापा मेरे बीमार हुए, दिल्ली बत्रा हॉस्पिटल में रखना 1 महीने तक, बहुत पैसा खर्च होता है सर। उसमें पर डे का मेरे बड़े भाई और मेरा छोटा भाई, उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि तू 500 रुपए दे दे पापा को आज दवाई दिलवाने। बस मेरा काम इतना था कि मैं हॉस्पिटल में लेके भी मैं ही जाऊंगा, जो भी काम होगी, जो भी बातचीत होगी डॉक्टर से, वो सारी मुझे ही करनी है, क्योंकि वो मेरे भाई इतने पढ़े लिखे नहीं है। हालांकि देखो सर, करने के लिए जब कोई बात करनी होती है तो सारे काम किए जाते हैं, लेकिन उनको लगता था कि अगर मैं हूं तो मैं ही बात करूं, तो मुझे जाना था। उन्होंने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि हमें 500 रुपए की जरूरत है, तुझे ये देने पड़ेंगे, ऐसा कोई प्रभाव नहीं डाला। तो उन्होंने मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाला। उधर से मुझे सपोर्ट ससुराल से मिलता रहा पैसे का, तो मैं पढ़ाई भी करता रहा और मैं पापा के साथ भी रहा। हालांकि मैं 1 महीने और पढ़ाई करता तो ये रिजल्ट और बेहतर होता सर। लेकिन लास्ट में जब एग्जाम देने के लिए सेंटर में जा रहा था तो बहुत मायूस था। तो मैं जैसे ही एंटर किया एग्जाम हॉल में, तो वहां भर्ती बोर्ड के एक अधिकारी रहे होंगे, तो मतलब मेरा चेहरा उतरा हुआ था। तो वो मुझे देख के कह रहे हैं, ऐसे ही उनके मन में कोई बात आई होगी, ये क्या पेपर करेगा, इसका तो मुंह पहले से ही उतर रहा है। और मैं ऐसे सैंडल पहन रहा था सर, और सैंडल पहनते पहनते मैंने सुन लिया था, मैंने कुछ बोला नहीं। हालांकि फिर मेरे पर रहा भी नहीं गया। मैंने कहा क्या कह रहे थे सर आप? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, आप जाओ जाओ। तो मैं चुपचाप से चला गया। मुझे पता थी कैसे भी करके आज एग्जाम जो है बिगड़ने नहीं दूंगा। उस समय चिंता भी होती है, बहुत चिंता थी सर, बहुत चिंता है। तो देखो भाई, चिंताओं के बीच में ही जो है आशा का दीपक जलता है। भगवान समस्याएं ऐसी लाता है कि एक बार तो लगता है कि चारों तरफ फंस गए, कोई जाने का रास्ता नहीं है। जी सर। उसमें शांत चित्त रखिए, मन शांत रखिए और सोचिए, उस समय विचार कीजिए कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। खुद पर विश्वास बनाए रखो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर आपके लिए खोल देता है। और ये उन बच्चों के लिए है जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो गलत स्टेप उठा लेते हैं। आप अपने माँ बाप की ओर देखिएगा, ये स्टेप्स मतलब अब उनके ऊपर क्या होगी, एक पला पलाया बच्चा है कि वो इतना उनके बराबर आ चुका, कंधे के बराबर, और आप जब उसके बारे में ऐसी नेगेटिव सोच रखते हैं, ऐसे नेगेटिव स्टेप्स आते हैं, तो हम उनके बिल्कुल खिलाफ है। देखो प्रोटेस्ट हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, वो ठीक है, एक अलग चीज है, लेकिन आपको रास्ता खुद बनाना है। मैं तो बार बार बच्चों से कहता हूं कि ठीक है, हमें देखो प्रोटेस्ट करने का अधिकार, में जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो कि हम 2 महीना जंतर मंतर के ऊपर बैठे हुए हैं। आपको अपनी जिंदगी का ध्यान रखना है, आपको अपना कैरियर बनाना है। ठीक है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने विचार रख सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो लगातार अपनी तैयारी में, अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। लास्ट में लोकेश एक ऑनेस्ट रिव्यू दो। हाँ, अभी बताओ क्या कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि अगर सच में आप तैयारी करना चाहते हैं, सच में तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको सपोर्ट करने वाले 2 4 6 लोग ऐसे होंगे जो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखने देंगे। सच में अगर तैयारी करना चाहता है कोई, जैसे मैंने ठान लिया था कि इस बार तैयारी करनी ही करनी है। मेरे फोन का रिचार्ज भी मैं नहीं कर पा रहा हूं। मेरा एक दोस्त है सुल्तानपुर का, वो मेरा फोन का रिचार्ज कर रहा है। मेरे अनुज भैया हैं मुरादनगर कोचिंग वाले, 10-11 साल हो गया उनसे दूर हुए, हालांकि उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। बीच में पैसे की 2-4-6 हजार रुपए की जरूरत पड़ी, वो भी देते रहे। और बेटी की फीस जमा करनी थी, मेरे दोस्त ने फीस जमा की। लेकिन मुझे लगा कि हाँ, अब इस बार तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे है। मुझे लग रहा था कि सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग मतलब ज्यादा नहीं चाहिए, 8-10 लोग या 4-6 लोग जो आपके पास हैं, और आपकी जो फैमिली है। देखो मैं शादीशुदा 11 साल मेरी शादी को हो गई, उसके बावजूद भी मुझे मतलब चाहता तो मैं अपने आप से भी स्ट्रेस ले सकता था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि उससे कोई कुछ लाइफ में होने वाला नहीं सर। संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष किया मैंने, और आज सफलता मिली, उसका बहुत अच्छा परिणाम मिला। कैरियर के बारे में एक ऑनेस्ट ईमानदारी से रिव्यू बताओ। देखिए सर, देखो आप भी शिक्षक हैं, हाँ। ये बताओ मुझे क्या बदलना चाहिए क्लास में। सर आपको मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं बदलना चाहिए।
क्योंकि आप बहुत पुराने टीचर हैं और आप सारी चीजों से बखूबी सब कुछ जानते हैं बच्चे को क्या चाहिए। आप अगर एक नए टीचर होते तो मैं कुछ बोलने की कोशिश करता, लेकिन आपके लिए मैं क्या बोलूं। एक अगर मैं बात करूं राकेश यादव सर की, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सच में किसी को मैथ अगर 0 से लेनी है तो राकेश सर से, तो राकेश यादव सर। और मैथ्स बड़ा सब्जेक्ट है भाई, देखो रीजनिंग बड़ा सब्जेक्ट आप कवर करते हो मेंस में भी प्री में भी, तो राकेश सर से अगर आप मैथ्स पढ़े हैं ना तो मैथ्स से तो डर इनफैक्ट अगर आप कैरीविल से पढ़े हैं, पर कैरीविल पे हर मैथ्स के हर एक सब्जेक्ट के मतलब हर एक एग्जाम के अंदर मैथ्स आ रहा है और वहां राकेश सर पढ़ा ही रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं सभी। तो मैं कह रहा हूँ भाई कुल मिला के एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप ये बताओ संतुष्ट हो हमारे कैरीविल के फीडबैक से? बहुत संतुष्ट इसलिए हूँ कि मैं तो पिछले 14-15 साल से जो पढ़ा रहा हूँ तो मैंने तो राकेश यादव सर से बहुत सपोर्ट लिया है। मैथ्स वहीं से देख के, हाँ, जैसे राकेश सर जैसे ही पढ़ाने की आदत हो जाती है। बिल्कुल सर। हालांकि देखिए मैं सच बताऊं, ऐसे बच्चे भी मतलब पढ़ा दिए मैंने जो बहुत कमजोर थे मैथ में, उनको भी गवर्नमेंट जॉब में जॉब कर रहे हैं आज। आप उनकी लाइफ स्टाइल देखोगे तो अलग ही दिखाई देंगे, है ना। मैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे देखता हूँ उनके फोटोज, तो लगता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, चाहे भले कांस्टेबल की जॉब लगी लेकिन बहुत अच्छा कर गए। तो सर राकेश यादव सर से कुछ चीजें सीखी तो उससे अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस जगता है ना वो बड़ा मजेदार होता है। तो देखो भाई ये था एक आप लोगों के लिए मोटिवेशनल इंटरव्यू। अगर इस इंटरव्यू को देखकर 20 बच्चे भी ऊर्जा से भर जाते हैं, जोश से भर जाते हैं ना, तो हमारा इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाता है। इस भाई का आना सक्सेसफुल हो जाएगा कि इस भाई की मोटिवेशनल स्टोरी सुन के आपके अंदर जोश आ गया और आपने एक नए सिरे से तैयारी स्टार्ट की, और नए सिरे से तैयारी स्टार्ट करके हमारी शुभकामनाएं आशीर्वाद आपके साथ हैं। आज इस भाई की बात को गांठ बांध लो कि भाई संघर्ष तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ लोगों की मदद से आप जीवन में आगे निकल सकते हैं। सिलेक्शन जरूर होगा, बस मिनिमम 1 और 2 साल, मैक्सिमम 2 साल की साइड हो जाओ, संसार से कट ऑफ हो जाओ, आपको सफलता जरूर मिलेगी। लोकेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मथुरा इस बार चक्कर लगाएंगे, हम आपके घर जरूर आएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल घर आएंगे आपके, और मथुरा आते रहते हैं, ठीक है? ठीक है सर। माता जी से आशीर्वाद देंगे, उनको हमारी राम राम कहना, प्रणाम जरूर। करना, ठीक, थैंक यू।